नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में पहले देख लेते हैं। आइसोटोप्स ना ऐसे हम लोग एटम्स को बोलते हैं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर उनका क्या है, डिफरेंट है। तो हम उनको उस स्पेसिफिक एलिमेंट के आइसोटोप्स बोलते हैं। लाइक हमें पता चला, ये बात हमें बाद में पता चली थी जब हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उस टाइम पे भी हम इस चीज़ से वाकिफ नहीं थे। हमें बाद में ये चीज़ पता चली कि एलिमेंट सबका जो है वो मास नंबर सेम नहीं होता, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हमें जो है पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हाइड्रोजन 3 किस्म के हैं, यानी कि हाइड्रोजन के जो है वो 3 किस्म के एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन वो है जिसके अंदर 1 जो है वो प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम के अंदर जब वो न्यूट्रल हो, जब उसने किसी के साथ रिएक्शन ना किया हो। तो 1 प्रोटॉन है और इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है। एक एटम के अंदर ये चीज़ बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, पता होगी कि किसी भी एटम के अंदर 3 जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसकी बेस पे हम उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिसाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन एक ये था। दूसरा हमें हाइड्रोजन क्या पता चलता है, एक वो है जिसके अंदर जो है 1 प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 1, क्योंकि जो प्रोटॉन नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, और जो मास नंबर है उसमें हम दोनों को प्लस करते हैं, तो इसका हुआ 1 एटॉमिक नंबर और 1 ही मास नंबर। इस वाले का जो है वो हुआ 1 एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, 1 एटॉमिक नंबर, और 2 जो है वो इसका हो गया मास नंबर। इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड है जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन अब उसमें कितने हो जाते हैं, 2। तो इस लिहाज से अब इसका 1 हुआ एटॉमिक नंबर, वो तो चेंज नहीं होगा जैसे हमने पहले बात की, लेकिन 3 हो गया इसका मास नंबर। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स आ गए, 3। तो ये इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये हर एटम के जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पाए जाते हैं। तो ये बात जब हमें पता चली तो फिर हमने देखा कि आइसोटोप्स भी जो हैं वो कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं, यानी कि जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, फिर हमने उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया था। जैसे यहाँ पे बात की उन्होंने, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स का जिक्र किया, एक 35 है, एक 37 है, मतलब कि एक का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे का एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो क्या है, 37 है, 2 क्लोरीन के। इसी तरह से हर एटम के जो है वो मोर देन 2 या 2 या मोर देन 2 जो है वो आइसोटोप सबके होते हैं। तो अब उनके हम यूजेस देख लेते हैं कि हमें जब इस बारे में पता चला आइसोटोप्स के बारे में, और ये भी पता चला कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिनको हम रेडियो आइसोटोप्स का नाम देते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का नाम देते हैं। तो फिर हमने उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, इसके यूजेस चेक कर लेते हैं। पहला जो यूज है, इंडस्ट्रीज में रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रेसर के तौर पर। ट्रेसर का मतलब है चेक करना, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, फ्लो चेक करते हैं लिक्विड का, केमिकल प्लांट्स के अंदर। केमिकल प्लांट्स में अगर आपने चेक करना हो फ्लो ऑफ लिक्विड, तो हमें पता है हमने इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप को डाल के उसके जरिए जो है वो चेक करते हैं। फिर इसके अलावा जो है गैमा रेस की अब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी सबके अंदर सेम नहीं होती। गैमा रेस अब्जॉर्बिंग एबिलिटी, इसको इस्तेमाल करते हैं हम मटेरियल्स को चेक करने के लिए, कौन सा यूज हुआ है या कौन सा हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड पाइप की लीकेज चेक कर सकते हैं, हैवी मशीनरी की। इससे हमें क्या होता है कि जब हमने जैसे फॉर एग्जांपल शिप वगैरह को जो है वो, तो शिप और इसी तरह की जो बड़ी मशीनरी है उसको हम लोग मतलब पानी में सफ़र करवाने से पहले तो हम उसकी लीकेज वगैरह चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम बड़े हादसे से बच जाते हैं। तो ये भी एक रेडियो आइसोटोप का हमारे पास यूज़ है। इसके बाद जो है रेडियो आइसोटोप्स, इसके अलावा जो है हम मेटल के पार्ट्स में से एक्सरेज को इस्तेमाल करके डिटेक्ट और फ्लॉज निकाल सकते हैं। वही बात आ गई है दोबारा,
गलतियाँ या कोई क्रैक वगैरह है उसके अंदर, तो उसको हम डिटेक्ट द डिफेक्ट, और इसके अलावा फ्लॉज, तो इसको हम जो है वो उसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग एक्सरेज को एक और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड को प्रिजर्व करने के लिए किस तरह से, कि जैसे एक्सरेज है, दैट इज आल्सो रेडिएशन, तो इसको हम एक्सरेज को क्या करते हैं, अगर आप इसको फूड स्टफ में से पास करवाएं ना तो वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उसके अंदर। फिर आप उसको जो है वो एक मैक्सिमम या एक लिमिटेड टाइम के लिए आप उसको पैकिंग में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि दोबारा वो उसका हवा के साथ कांटेक्ट ना हो। अगर दोबारा उसका हवा के साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो दोबारा उसमें से उसके अंदर जम पैदा हो जाएंगे और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको मुकम्मल तौर पे उससे वो शुआइंस पे फेंक के एक्सट्रेस एक लिमिटेड टाइम तक, तो उसके बाद आप उसको प्रिजर्व कर देते हो, पैकिंग में डाल देते हो, तो इस तरह से हमारा फूड क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वरना अगर थोड़ा सा भी रह गया तो पैकिंग के अंदर भी खाना जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये थे सारे इसके यूजेस। इसके अलावा जहाँ इसके यूजेस हैं, जहाँ इसके इतने ज़्यादा इस्तेमालात हैं, वहाँ पे इसके कुछ हैज़र्ड्स भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। उनसे बचने के लिए हमें क्या जो है वो प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस लेने हैं। उसके लिए ये प्रिवेंशंस लेने हैं सबसे पहले कि एक्सटेंट है जो डैमेज की, यानी कि कितना नुकसान होगा, ये डिपेंड करता है कि रेडिएशंस कौन सी है, नेचर ऑफ रेडिएशंस के ऊपर, बॉडी के पार्ट के ऊपर, और वहाँ कितनी देर तक वो रेडिएशंस का उसको सामना करना पड़ा है। यानी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रेडिएशन पे, इसके अलावा ये डिपेंड करता है पार्ट ऑफ बॉडी पे अगर वो सेंसिटिव है, और इसके अलावा ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ एक्सपोजर पे, यानी कि कितनी देर तक वो रेडिएशन जो हैं उस बॉडी के उस हिस्से पे पड़ती रही हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स जो है इसको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है, और जब आप इसको लेबॉर्ट्री में भी इसको जब इससे हैंडल करते हैं तो इसके ऊपर जो है ना वो आर के नाम से टैग करके रख दिया जाए, ताकि इसको कोई जो है कोई अननोन पर्सन जो है वो उसको हाथ ना लगाए इस मटेरियल को। लेबॉर्ट्री की जो वॉल हैं या उसकी फ्लोर हैं, ये बेंचेस हैं, वो आप ऐसे मटेरियल के बनाएं जो हार्ड हो, यानी लेबॉर्ट्री जो है वो शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल की बनी हो जिससे इतनी आसानी से उन रेडिएशंस का जो है वो कोई नुकसान उनको ना पहुंचा सके। इसके बाद जो है वो वाले कपड़े जो आप लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और वो वाले जो आपने बाहर इस्तेमाल करने, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। क्लॉथिंग शुड बी सेपरेट, ये सेपरेट होनी चाहिए लेबॉर्ट्री के अंदर काम करने के लिए और लेबॉर्ट्री से जो है वो बाहर आने के लिए। इसके अलावा जो है ऐसी अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है तो या तो किसी औजार का इस्तेमाल करें, नहीं तो ग्लव्स ज़रूर पहन के रखें। रेडियो एक्टिविटी से डील करने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादातर जो है वो बहुत ज़्यादा मसलों, अगर वो एहतियात नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। स्किन की मसले बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कैंसर भी वजह बनती है उसकी। अगर आपने कभी नोट किया हो ना, तो कभी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ जहाँ एक्सरे लिखा हुआ है वहाँ पे भी लिखा होता है कि गैर मुतल्लिका बंदा, यानी कि उसका आना मना है वहाँ पे, क्योंकि बेशक वो हमें फ़ायदा ज़रूर दे रही है। आप वहाँ पे जाते हो, आपका इनर अगर कोई मसला है तो वो बगैर ऑपरेशन के पता चल जाता है कि कहीं पे क्रैक है या पे कोई चीज़ ऐसी अंदर आपने मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर वो किसी आपके सेंसिटिव पार्ट के ऊपर पड़ गई जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो नुकसान भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए जहाँ पे इसके यूजेस हैं वहाँ पे इसके लिए एहतियात भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द रेडियो एक्टिविटी एंड अबाउट द आइसोटोप्स। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।